उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए और उन नतीजों को लेकर अलग अलग तरह से उसका आकलन भी हो रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां उसका आकलन कर रही हैं और साथ तौर पर जो विपक्ष में इस वक्त है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, साथ ही साथ कांग्रेस भी इसको लेकर चिंतन भी कर रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों पर सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगा दिया कि उन्होंने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। दूसरी तरफ देश के भीतर हिजाब के मामले को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस पर लगातार टिप्पणी भी आ रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें तो देश के भीतर कश्मीर को लेकर एक फिल्म आई और उस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री उस फिल्म का सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन उस फिल्म के बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं सिनेमा थिएटर्स में, जिस तरह की शब्दों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी आपत्ति दर्ज हो रही है। कई मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को हम अगर देखें तो हिंदुस्तान की सियासत इससे किस तरह से इफेक्ट कर रही है और हिंदुस्तान के भीतर रहने वाली माइनॉरिटी, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी के तौर पर जिसे लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि माइनॉरिटी नहीं सेकंड लाइन मेजॉरिटी है मुस्लिम, वो किस तरह से इसे देख रहे हैं और इसका देश के तमाम जो हिस्सेदार हैं उन पर किस तरह से असर होगा। बात करेंगे, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, उनसे तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सदा टाइम्स में। सबसे पहले चुनाव से हम शुरू करें। उत्तर प्रदेश का नतीजा आया, मायावती ये कहती हैं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया और इसलिए जो पार्टी है वो बेहतर नहीं कर पाई, जबकि मैं बीजेपी को रोकने वाली पार्टी थी। और जो अब स्टैटिक्स जो सामने आए हैं, समाजवादी पार्टी को एक बड़ी तादाद में मुसलमानों ने वोट किया, बावजूद इसके जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। किस तरह से देखेंगे इन चुनावों को उत्तर प्रदेश के खास तौर पे, और मायावती का जो स्टैंड है, जो उनका बयान है, उसको किस तरह से रीड करेंगे? देखिए, मायावती हो, अखिलेश हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अगर किसी भी कम्युनिटी को, मुसलमान हो या खुद बीजेपी के लिए हिंदू हैं, तो अगर कोई किसी को बंधवा मजदूर अपना समझता है तो डेमोक्रेसी में तो ये नहीं चल सकता। डेमोक्रेटिक वैल्यू है, क्या इंसेंटिव है हमारे पास बीएसपी को वोट देने के लिए? अगर वो पार्टी जो शुरू से खामोश रही उसने मुसलमानों को कोई इंसेंटिव दिया होता तो वो उसको कंसीडर कर सकते थे। समाजवादी पार्टी को भी ने भी एक इंसेंटिव देने की, एक कम से कम एक उम्मीद देने की कोशिश की तो उधर चले गए, एक ज़माने तक कांग्रेस को करते रहे। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मायावती के हम बॉन्डेड लेबर तो नहीं हैं, उनके बंधवा मजदूर तो नहीं हैं। और ख़ुद मायावती ने जिस तरीके से जमहूरियत में ख़रीदो फरोख्त का खेल शुरू किया, इस मुल्क की सियासत में आज़ादी के बाद वो खेल किसी ने नहीं खेला। वो घिनौना खेल जो मायावती खेलती रहीं कि हर सीट को वो 2-2, 5-5 करोड़ रुपए में बेचती रही हैं, खुल के कहती रहीं कि हर सीट में मेरे पास 50,000 ट्रांसफरेबल वोट है, जिसको लेना वो ले ले। और वो वोट इस बार उन्होंने एक एक सीट को तो अलग से बेचा ही, पूरी स्टेट का भी अपना कैडर वोट बेच डाला। तो ये वोटों की अगर कारोबार मायावती करती हैं तो वो क्यों किसी की भी ऑप्शन में आए, ये एक बात है। दूसरी बात, आकलन करना चाहिए, तज्जिया करना चाहिए, कोई क्यों जीता और कोई क्यों हारा, ये ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन इस बार के इलेक्शन का जो नतीजा मैंने देखा है, मुस्तकिल 4-5 महीने से मैं स्टैटिस्टिक्स पर ही काम कर रहा था, मैं एक जुमले में कहूँ तो मैं कहूँगा कि ये एक हाईजेक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को रूलिंग क्लास ने हाईजेक कर लिया और ये यूपी का नतीजा उस हाईजेक डेमोक्रेसी का नतीजा है। चुनाव के आखिरी जब दौर था तब योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं और मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं। मुसलमान उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसको लेकर भी तमाम लोगों से बातचीत हुई। लेकिन अब जब नतीजे आ गए उसके बाद हम देखते हैं कि गाज़ियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोग ये धमकी देते हुए नजर आते हैं कि आप अपनी मस्जिदों के मीनार से लाउड स्पीकर उतार लीजिए, नहीं तो हम मस्जिद में घुसकर लाउड स्पीकर उतारेंगे। विधायक हैं लोनी से, वो खुले तौर पर ये प्रशासन को धमकी देते हैं कि मेरे इलाके में अगर मीट बिकता हुआ दिख गया तो मैं प्रशासन को देख लूँगा। इन तमाम तरह के बयान सामने आते हैं। मध्य प्रदेश से कुछ मज़ारों को रंग उसका बदल देना, तब्दील कर देना, इस तरह की बातें सामने आई। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर सीट से एक विधायक हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, लिहाजा बुलडोज़र और तेज़ी से दौड़ेगा। किस तरह से देख रहेंगे जब नरेटिव इस तरह से
जो रूलिंग पार्टी बनाने लगे, उसके तमाम लोग बनाने लगे, तो एक खौफ, एक डर भी होता है एक कम्युनिटी के भीतर। और वो उस कम्युनिटी ने चाहा था इस चुनाव में कि वोट के जरिए वो रिफ्लेक्ट करे और एक सिक्योर माहौल मिले उसे इस प्रदेश में। लेकिन अब जब इस तरह के चुनाव नतीजों के बाद बयान आ रहे हैं, तो वो कम्युनिटी करे क्या, किस तरह से इन तमाम चीजों को देखे। बनारस की आप घटना देखिए, जहां अखिलेश यादव ने ईवीएम को सुरक्षा की बात करी, तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की जिन पे अब केस हो रहे हैं, जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। देखिए, पूरे के पूरे अगर सिनेरियो को आप दें तो बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी अपने आप में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जो तज्जिए की बात अभी कर रहे थे, आकलन की बात, कि वो ये इलेक्शन एक्चुअली लूज़ कर गए हैं। अगर उन्होंने हाईजैक न किया होता तो उनके पास 100 सीटें आनी भी मुश्किल थी। तो ये इंटरनल असेसमेंट तो उनके अपने पास मौजूद है। इसका मतलब ये कि जिस हिंदुत्व और सख्तगीर हिंदुत्व को वो सड़क पे लाना चाहते थे, वो लाने में बीजेपी अभी तक नाकाम हुई है। उनको अपनी इस नाकामी का एहसास है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान एक खौफ की नफ्सियात का शिकार पिछले 40 साल से, पहले तो सिर्फ वोट लेने के लिए रखा जाता था सेकुलर पार्टियों के ज़रिए, और अब इस किस्म के बयानात से जो आपने मिसालें दी, वो बाकायदा उस खौफ की फसल पैदा की जा रही है मुसलमानों के जहन में। और उस खौफ का शिकार न सिर्फ ये कि मुसलमान हैं, बल्कि मुल्क की अक्सर वो सियासी जमातें भी हैं जो इक़्तिदार की दावेदार हैं। उनको भी लगता है कि उनको अब इक़्तिदार नहीं मिलेगा। तो ये जो खौफ कम्युनिटीज़ के अंदर, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो एहसास कमतरी का शिकार है, यानी हिंदुत्व एहसास कमतरी का नतीजा है। उनको ये लगता है कि 800 साल से वो मुसलमानों के ग़ुलाम रहे हैं इस मुल्क में। ये मफरूज़ा है जो उनके जहनों में आ गया, और अब वो उस ग़ुलामी का इंतकाम लेना चाहते हैं। कुल मिला के जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, वो इसी का शाखसाना है कि वो अपने आप को ग़ुलाम समझते रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी मुल्क तो उनका था, मुसलमानों ने यहाँ पर आके रूल कर लिया। उसकी सज़ा वो मुसलमानों को भी देना चाहते हैं, और उन सियासी जमातों को भी जो मुसलमानों का वोट लेती हैं। मौजूदा दौर में एक फ़िल्म आई है कश्मीर को लेकर, द कश्मीर फाइल्स, और उस पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अब हकीकत सामने आई है। वो जो नरसंहार हुआ था, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, वो सच्चाई अब सामने आने लगी। आज प्रधानमंत्री ने भी उस फिल्म की तारीफ़ कर दी। लेकिन उस फिल्म को देखने के लिए जो लोग थिएटर पहुंच रहे हैं, वहाँ से जो वीडियो लोग बना के सामने ला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उस फिल्म को देखने के दौरान वहाँ बैठे लोग एक कम्युनिटी को, ख़ासतौर पे मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। और वो नारे जो दिल्ली दंगों से पहले यहाँ लगाए गए थे, गोली मारो की तमाम तर्ज पर, वो नारे उस थिएटर के अंदर लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो फिल्में इस देश के भीतर कभी देशभक्ति को लेकर बनाई जाती थीं, कभी इस बात को लेकर बनाई जाती थी कि हम कितने विकसित हो रहे हैं या कितने डेवलपमेंट में आगे जा रहे हैं, अब ये फिल्में किस दिशा की तरफ बढ़ रही हैं, और इस कश्मीर फाइल्स के ज़रिए क्या कुछ साधने की कोशिश है? क्या इस तरह की सच्चाई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब तक सच्चाई को दबा के रखा गया और लोग वो परेशान हो रहे हैं जिनकी सच्चाई सामने आने लगी, इस फिल्म को लेकर जो माहौल है उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इस देश ने कई दंगे भी देखे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम गुजरात के दंगों का अगर हम जिक्र करें, और बखूबी आप तमाम चीज़ों को जानते होंगे, किस तरह से इस फिल्म को आप देखेंगे? क्या कोई एजेंडा आपको यहाँ नज़र आ रहा है? किसी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये तमाम चीज़ों को किया जा रहा है? क्यों इस तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पिछले 50 साल से सेफ्रोनाइज्ड है, और ये फिल्म तो अब आई है जो बहुत ही खुल्लम खुल्ला झूठ की बुनियाद पे नफ़रत की आबियारी कर रही है। लेकिन इससे कबल भी ऐसी बहुत सारी फिल्में और टेलीविज़न के सीरियल्स, और अभी पूरे मुल्क को एक सिंगल कल्चर में बदलने की कोशिश सिल्वर स्क्रीन भी करता रहा है और स्मॉल स्क्रीन भी करता रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव वाक़या नहीं है, लेकिन ये तय है कि नफ़रत फैलाना और फाशिज़म
बगैर झूठ के नहीं पनप सकता। ये हम कहते रहे हैं कि फासिस्ट गवर्नमेंट है, और फासिस्ट गवर्नमेंट है तो झूठ फैलाएगी। उसके ज़रिए उसमें जितना झूठ बोला गया है उसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मसलन अभी पीपी कपूर साहब ने आरटीआई डाल के मालूम किया कि कितने लोग 1990 से लेके अब तक मरे हैं, तो 89 कश्मीरी पंडित वहाँ उसमें कुल मरे हैं, जबकि कुल तमाम और बाकी लोगों के मरने वालों की तादाद 1700 के करीब है। उससे अंदाज़ा होता है। फिर जो जिस जीनोसाइड की बात की जा रही है, उस जीनोसाइड के ख़िलाफ़ एक भी एफआईआर कहीं मौजूद नहीं है। जीनोसाइड 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन चलता है, जब मास, जिसे एग्जोडस कहते हैं, मास एग्जोडस 1 दिन शुरू होकर सालों साल नहीं चलता रहता। तो 91 से शुरू होके 98 तक एग्जोडस होता रहेगा, ऐसा एग्जोडस की कोई डेफिनेशन नहीं है। जीनोसाइड में किन लोगों का जीनोसाइड हुआ, कोई एफआईआर नहीं है। मास रेप की कितनी एफआईआर वहाँ पर मौजूद है। इसके बरक्स उसी 1990 में वो जो 2 गांव थे वहाँ पर जो मास रेप्स हुए, उनको ये कह दिया गया कि झूठ है, तो मास रेप हुआ ही नहीं। सैकड़ों मुसलमान औरतों का उसी ज़माने में वहाँ पर पोशमपुरा में मास रेप हुआ। मुसलमानों को आर्मी के लोगों ने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, मर्दों को, और रात भर औरतों को, 80 साल तक की बूढ़ी औरतों का रेप हुआ उसी पोशमपुरा में, उसी कश्मीर में। उस पर भी एक फ़िल्म बन जानी चाहिए, वो भी सामने आना चाहिए सच। उसमें जो लोग सच सामने लाना चाहते थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया। संजीव भट्ट को आपने गुजरात के मामले में आपने सस्पेंड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा उसी एक लार्जर प्लान का हिस्सा है, जिसमें एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़का के आप ये महसूस कर रहे हैं कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप पोलराइज कर सकते हैं। हालांकि वो पोलराइज हो नहीं पा रही है इन तमाम के बावजूद। ठीक है, मुल्क में अगर 1 करोड़ लोग गुंडागर्दी करने की कोशिश करें 140 करोड़ लोगों के मुल्क में, तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगी, और उसको फिर मीडिया भी प्रमोट करे तो वो आवाज़ ऐसा लगेगा कि पूरे मुल्क की आवाज़ है। हालांकि वो पूरे मुल्क की आवाज़ नहीं है। ये इलेक्शन बता रहा है, यूपी का इलेक्शन, कि जिसमें अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने पहली मर्तबा अपने इतिहास में, अपनी तारीख़ में, समाजवादी पार्टी की तारीख़ में 2 करोड़ 90 लाख वोट 9 करोड़ में से हासिल किए हैं। 2 करोड़ 90 लाख, तो इससे पहले कभी नहीं लिए थे उन्होंने वोट। ये अपने आप में बताया। और बीजेपी के 5 साल के जिस रूल की इतनी तारीफ़ की जा रही है, उसने अपने सिर्फ 36 लाख वोट बढ़ाए हैं। पिछले 5 साल में सिर्फ 36 लाख वोट बढ़े हैं, और वो भी बीएसपी के वोट ट्रांसफ़र करने के नतीजे में बढ़े हैं, उनका अपना नहीं है। इसका मतलब कि नफ़रत जितनी वो बता रहे हैं कि मुल्क में हमने इतनी नफ़रत फैला दी है, उतनी नफ़रत नहीं फैली है। ठीक है, आखिर में एक सवाल जो हिजाब को लेकर पूरा विवाद कर्नाटक में हमें देखने को मिला, आज कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि अक्रॉस द स्टेट ये पूरा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में, और इसको लेकर सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं कम्युनिटी के, उसको लेकर भी तमाम लोग एक तरह से थे कि क्या फैसला कोर्ट का आता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की बात कही जा रही है। किस तरह से इसे देखेंगे, और इसके जो असरात होंगे वो क्या कुछ हो सकते हैं आगे, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आएगा ही यकीनी तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उससे अलग एक बात कहना चाहता हूँ। इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ ए रिलीजन, क्या ये कोर्ट तय करेगा? किताब में क्या लिखा है और उसके इंटरप्रिटेशंस क्या होंगे, क्या ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मज़ाहिब के, कोई भी मज़हब हो, इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, उनके इसेंशियल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको कोर्ट्स तय करने लगेंगे, और उनके स्क्रिप्चर्स के बाहर जाके, उस डोमेन के बाहर जाके तय करने लगेंगे, फिर तो बहुत बड़ा मसला होगा इस मुल्क में। क्योंकि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, 3000 से ज़ायद रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़ रहती हैं। उनके अलग अलग उसूल और अलग अलग ज़ाब्ते हैं। क्या उन तमाम 3000 आइडेंटिटीज़ को कोर्ट तय कर सकता है? एक बात। दूसरी बात, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट इस मुल्क में कोई बना के कभी पेश करेगा?
और अगर करेगा तो इन 3000 आइडेंटिटीज़ के जो पर्सनल लॉज हैं, 3000 से ज़्यादा पर्सनल, उनके एसिमिलेशन की कोई गुंजाइश मौजूद है, कोई तरीक़ाकार मौजूद है? ये एक बड़ा सवाल है। हिजाब तो कोर्ट में आ जाएगा, वो कोर्ट उसको फिर से डिसाइड कर लेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसेंशियल प्रैक्टिसेस को, यानी कुरान पर टिप्पणी करना, उस पर रायज़नी करना, तबसरा करना या उसको एक्सप्लेन करना, ये किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो चाहे कुरान हो फिर या गीता हो या गुरु ग्रंथ साहब हो या बाइबल्स हो। ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर की चीज़ें हैं। जो फैसला है मैं एक्स्ट्रा जुडिशियस मानता हूँ। बहुत शुक्रिया सदर टाइम्स से बात करने के लिए। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर डॉक्टर तस्लीम रहमानी का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर किया, लेकिन जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी इस चुनाव को लड़ना चाह रही थी वो वहाँ उत्तर प्रदेश में फेल हुआ। लेकिन फिलहाल हिजाब के मामले को लेकर डॉक्टर रहमानी ने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुँचेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये जो इस पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने उठाया कि क्या धार्मिक किताबों को लेकर टीका टिप्पणी या उसमें किस तरह की चीज़ों में बदलाव हो या किस चीज़ों को माना जाए धार्मिक प्रैक्टिस में या ना माना जाए, क्या ये कोर्ट के जुरिडिक्शन के दायरे में आता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में एक लंबी बहस होने की उम्मीद है। सर टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग।